चाहे दिया जाए या बंगाल की महिलाओं के हाथ में नकद पैसा ही क्यों न हो, क्या यही नकद अनुदान सत्ता की चाबी है? ये नकद अनुदान जाति आधारित राजनीति को पार कर महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं और विकास आधारित वोटिंग की संभावना भी ला रहे हैं। पहले एक कहानी सुनते हैं जिसे लेखक ने वास्तविक घटना बताया है। लेखक के अनुसार बिहार के नवादा जिले के निवासी चरित्र शर्मा पेशे से एक कार्ड मिस्त्री हैं। कोलकाता में अपने काम के सिलसिले में वे पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं। वे अपनी मामूली जरूरतें पूरी करने के बाद बाकी कमाई घर भेज देते हैं। वह पैसे उनकी पत्नी के बैंक खाते में नियमित रूप से जमा होते हैं। हर साल दुर्गा पूजा की अष्टमी से पहले वे घर लौटते ही हैं, क्योंकि नवमी के दिन उनके घर में बलि होती है। फिर लगभग 1 महीना घर पर बिताकर वे फिर से काम पर लौट जाते हैं। इस साल भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कोलकाता लौटने के बाद जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने हमेशा की तरह व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, शर्मा जी देश जाकर क्या किया? मैंने फिर छुटकी लेते हुए पूछा, क्या खरीदा आपने शर्मा जी? लेकिन शर्मा जी शांत स्वर में जवाब दिए बिना बोले, नहीं दादा, छोटे बेटे की शादी की व्यवस्था करके आया हूँ। इसके बाद उन्होंने एक शानदार पोस्ट भी डाली थी। मैंने मजाक में फिर पूछा, नीतीश कुमार को जिताकर ही तो कोलकाता लौटे हैं ना? उन्होंने कहा, दादा, हर महिला के खाते में 10,000 रुपए दिए गए हैं सरकार ने। यहाँ तक कि चिंता देवी को भी पैसे मिले हैं। बिहार की कोई भी महिला छूटी नहीं है। बहुत समझदारी से नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को पैसे दिए हैं। अगर लड़कों को देते तो वे शराब पीकर उड़ा देते, जुए में बर्बाद कर देते। लेकिन जब लड़कियों को पैसे मिले तो वह सही जगह इस्तेमाल हुआ। उन्होंने तो नीतीश को ही वोट दिया। घर के बाकी वोटरों पर भी दबाव डाला कि उन्हें ही वोट दें। लेकिन इसके भीतर छुपा हुआ है अर्थशास्त्र और राजनीति का एक गहरा समीकरण, जिसमें परिवार के भीतर सत्ता के बदलाव का संकेत भी है। सीधे तौर पर परिवार को पैसा मिलता है। घर के भीतर चिंता देवी की सामाजिक प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया है। जहां पहले उन्हें कौन पूछता था, अब वही पूजा की नियंत्रक बन गई है। पहले महिलाएं कई मामलों में प्रॉक्सी वोटिंग करती थीं या पुरुषों के निर्देश पर वोट देती थीं, लेकिन अब आर्थिक लाभ ने उन्हें मोल भाव करने की ताकत दी है। इसके बाद वे घर के राजनीतिक फैसलों और मतदाताओं को प्रभावित करने में सक्षम हो गई हैं। बिहार में कई वर्षों से महिलाओं की मतदान दर पुरुषों के लगभग बराबर है। या फिर ये नकद अनुदान जाति आधारित राजनीति को दरकिनार कर महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं और विकास आधारित वोटिंग की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। ये अनुदान केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार महिलाओं को परिवार की मुखिया या भागीदार के रूप में मान्यता दे रही है। यह मान्यता समाज में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए एक शक्ति है। भारत के विभिन्न राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि जहां भी महिलाओं के हाथों में सीधे तौर पर पैसा या सुविधाएं पहुंची हैं, वहां महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से आगे निकल गई है या सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सभी एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए बीजेपी फिर से सत्ता में आई। इसका कारण था लाडली बहना योजना। वहां महिला मतदाताओं की उपस्थिति देखने लायक थी। पश्चिम बंगाल और लक्ष्मी भंडार 2021 और 2024 के चुनावों में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी की सफलता का बड़ा कारण यह योजना है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य के कई क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक था। इसलिए सामाजिक सुरक्षा के हित में या लाभार्थी के रूप में उन्होंने किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि अपने हित में मतदान किया। चाहे वह छत्तीसगढ़ ओडिशा सुभद्रा योजना हो या छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना, इन सभी योजनाओं ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं अब साइलेंट वोटर से निर्णायक वोटर बन गई हैं। एक समय था जब वे मन से वोट देती थीं, घर के पुरुषों के निर्देश पर, लेकिन इस आर्थिक स्वतंत्रता के चलते अब महिलाएं खुद अपना प्रभाव दिखा रही हैं, घर की राजनीतिक दिशा तय कर रही है, जो यह साबित करता है कि सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है। महिलाओं की सशक्तिकरण की भूमिका स्पष्ट है। हालांकि इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर निर्भर वोट समीकरण में एक अंधेरा पक्ष भी है, जो दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण है। यह पैसा उपभोग में जा रहा है या उत्पादन और निवेश में खर्च हो रहा है, यह सवाल बना हुआ है। देखना जरूरी है कि इन योजनाओं की सफलता किस पर निर्भर करती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह पैसा उत्पादक उपभोग में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।
लेकिन इस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की थोड़ी सी राशि केवल रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने या गैर उत्पादक उपभोग में जा रही है। जैसे त्योहारों का खर्च सामान्य कपड़ों पर खर्च हो रहा है या नहीं, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। यह मल्टीप्लायर प्रभाव वास्तव में हो रहा है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए सरकार के पास कोई सख्त निगरानी व्यवस्था नहीं है। और यह भी पता लगाना असंभव है कि हर एक रुपया बच्चों की शिक्षा या जीवनयापन में जा रहा है या केवल उपभोग में खर्च हो रहा है। अगर इस तरह की राजनीति या तात्कालिक नकद अनुदान के जरिए बार बार चुनाव में जीत सुनिश्चित की जा सकती है, तो राजनीतिक दलों में असली विकास की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति कम हो सकती है। इससे विकास विरोधी राजनीति को जन्म मिल सकता है। तब दीर्घकालिक, महंगे और जटिल परियोजनाओं जैसे कि उद्योग की स्थापना, रोजगार सृजन, उन्नत बुनियादी ढांचा या शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े पैमाने पर सुधारों में कोई खास रुचि नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि इन परियोजनाओं के परिणाम मिलने में लंबा समय लगता है और इनका सीधा असर वोट के डिब्बे पर नहीं पड़ता। कहना ही होगा कि अगर निवेश और उद्योग की स्थापना नहीं होगी तो स्थायी रोजगार का सृजन नहीं हो पाएगा। लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए केवल अनुदान से काम नहीं चलेगा। उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। चरित्र, श्रम और सोच ही जीवन को प्रमाणित करते हैं और लिंग समानता प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। और ये केवल कानून या नारों की सीमा तक नहीं है। अब यह पूरी तरह से आर्थिक सोच का विषय है। ग्रामीण महिलाओं के हाथ में सीधे पैसा आना केवल एक सरकारी अनुदान नहीं है, बल्कि इससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। यह सामाजिक परिवर्तन सीधे तौर पर वोटिंग बॉक्स पर असर डाला है। बिहार के चुनाव परिणामों में यह और भी स्पष्ट हो गया है। हालांकि सरकार और नीति निर्माताओं को याद रखना चाहिए कि नकद पैसे से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि एक जरूरी कदम है, लेकिन यह समाधान नहीं है। ये अस्थायी राहत कहीं दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान का कारण न बन जाए।